चलिए, हमारा आज का जो क्लास है वो इकोनॉमिक्स का कौन नंबर का क्लास रहेगा? सेकंड नंबर का क्लास रहेगा। पहले क्लास में तो हमने बस सिलेबस पे बात किया था और लास्ट क्लास में हमने हमारा पहला क्लास था और उस पहले क्लास में हमने कुछ नए नए चीज़ें और बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी थी। याद है हमने जो स्टार्ट किया हुआ था रेलवे के एनटीपीसी ग्रुप डी के इकोनॉमिक्स के क्लास में नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय हमने स्टार्ट किया हुआ था और उस नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय में हमने जो पहला चीज़ देखा था और मैंने बोला भी था कि हम राष्ट्रीय आय में 3 चीज़ें हमको पढ़ना है। पहला चीज़ राष्ट्रीय आय की अवधारणा, दूसरा चीज़ राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ तथ्य और राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो कौन करता है, और तीसरा चीज़ हमें पढ़ना है वो है राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधियाँ। ये तीनों चीज़ें अगर आप पढ़ लेंगे तो राष्ट्रीय आय कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 3 से 4 क्लास में कंप्लीट होगा। हमारा एक क्लास हो चुका है, आज हमारा सेकंड क्लास है, में भी अगले एक क्लास में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर कुछ बचता है तो चौथे क्लास में करेंगे। तो इससे राष्ट्रीय आय से कम अगर आप रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इकोनॉमिक्स का नंबरिंग जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि इसमें आप जानते हो एनटीपीसी में इकोनॉमिक्स का उतना नहीं है। जैसे आपका 40 नंबर का जीएस आएगा, 40 नंबर जीएस आएगा तो कट के आप देखेंगे तो थोड़ा कम होता है वेटेज, है ना। तो देखिए इसमें अब स्टार्ट करते हैं। और हमने जो है नेशनल इकोनॉमी स्टार्ट किए थे तो राष्ट्रीय आय की स्टार्टिंग में हमने सबसे पहला चीज़ देखा था वो देखे थे जीडीपी। याद है जीडीपी देखे थे हमने सबसे पहले, और जीडीपी के बारे में पूरा डिटेल हमने देख लिया था। मैंने संसाधन भी बता दिया था कि किस तरीके से हमारे यहाँ संसाधन होते हैं, और साथ ही इसका मैंने परिभाषा भी बताया था कि 1 वर्ष के अंदर या 1 वर्ष में देश के सीमा के अंदर उत्पादित होने वाली वस्तुएं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, उसको हम क्या बोलते हैं? जीडीपी। साथ ही इसके बाद हमने पूरा डिटेल लगा कि इसका परिभाषा का हमने डिटेल पढ़ा था। याद है इसका पूरे परिभाषा जो हमने बोला उसका डिटेल हमने जीडीपी में काउंट किए थे। और हमने ये भी देखा था कि जीडीपी के अंतर्गत जो घरेलू सीमा की बोल रहा हूँ उस घरेलू सीमा में कौन कौन आते हैं? भौगोलिक सीमा आते हैं, समुद्री सीमा से 200 नॉटिकल मील 200 नॉटिकल किलोमीटर या 200 नॉटिकल की दूरी तक आता है। फिर हमने जो है हमारे दूतावास जो है उसमें जो वस्तुएं सेवाएं होती हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं, और साथ ही हवाई सेवा से जो रिलेटेड अगर भारत से निकल गया है इसको भी हम इसमें काउंट करते हैं। तो वो किसकी बात हुई थी? वो जीडीपी की बात हुई। ठीक है, फिर उसके बाद जीडीपी पढ़ने के बाद हमने जो अलग हमने टॉपिक पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? वो पढ़े थे हमने जीएनपी, जिसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। मतलब ये डिसाइड करता है, ये बोलता है कि कहाँ हो रहा है तो हम बोलते हैं सीमा के अंदर। ये डिसाइड करता है कि किसके द्वारा होता है तो हम बोलते हैं भारत के नागरिकों के द्वारा। मतलब जब भारत में अगर कोई विदेशी नागरिक आके यहाँ पे कोई अर्जित आय करता है उसको हम हटाते हैं, और अगर भारतीय नागरिक, देखो भारतीय नागरिक भारत में करेंगे उसको तो लेना ही लेना है, विदेशी लोग जो यहाँ आते हैं उसको हटाना है। और साथ साथ क्या बोला था मैंने कि जो भारत के लोग जो विदेश में जाके निवेश करते हैं या वहाँ से आय अर्जित करते हैं उसको हमको शामिल करना है। याद है? फिर मैंने इसका एक फॉर्मूला यूज़ किया था कि जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस एन। याद है? और मैंने साथ में ये भी बताया था कि जीडीपी जो है प्लस में तब आता है जब हमारे भारतीय जो है वो विदेशों में ज़्यादा करता है वनस्पत, यहाँ विदेशियों लोग जो है यहाँ करते हैं उससे, और यही माइनस में तब आता है जब हमारे भारतीय बाहर में कम करता है वनस्पत, यहाँ विदेशी लोग ज़्यादा करते हैं। याद है मैंने बताया था। और इसको मैंने ये भी बोला था कि इसको हम जो है टर्म इस प्लस एक्स माइनस एम की जगह हम एक वर्ड यूज़ करते हैं। वो वर्ड क्या था? NPFI। याद करिए, ऐसा हमने एक वर्ड यूज़ किया था। आप ये वर्ड आप यूज़ कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो चलेगा। NP इसको आप कर लीजिएगा NPFI नेट प्रॉफिट फैक्टर इनकम। NPFI ये चीज़ें हमने देखे थे। तो जीडीपी और जीएनपी में ये चीज़ें देखने के बाद हमने तीसरा चीज़ देखे थे मूल्यह्रास। और मूल्यह्रास में मैंने ये बताया था कि चीज़ों की जो वैल्यू है
वो घटती जाती है। और जब कोई वस्तु का उत्पादन होता है या सेवा होता है तो सीधी सी बात है, मूल्य में कमी होती है। और मैंने बताया था कि किस तरीके से मूल्य में कमी होती है, याद है? 1000 रुपये का पंखा लिए हो और मैंने बोला था कि 5 साल में अगर वो बंद हो गया तो उनकी जो मूल्यह्रास होती है वो प्रति साल कितनी होती है? 200/5 या 1000/5, सॉरी 1000 रुपये के हमने खरीदे तो 200 रुपये पर ईयर, याद है? फिर हमने जो है मूल्यह्रास होने के बाद हमने एक अलग पॉइंट पढ़ा था, वो पढ़े थे हमने क्या? NNP। एन से आया क्या? नेट। नेट मतलब आपका यहाँ पे हिंदी में अगर आप बोलेंगे तो शुद्ध। एन से हुआ राष्ट्रीय, शुद्ध राष्ट्रीय आय, याद है जी? शुद्ध राष्ट्रीय आय हमने पढ़ा था। और शुद्ध राष्ट्रीय आय में मैंने ये बोला था कि जो हमारा GNP है उनमें से अगर मूल्यह्रास को घटा दोगे तो वो जो चीज़ें आएगी वो क्या आ जाएगी? शुद्ध NNP आ जाएगी। मतलब GNP मतलब जैसे तैसे जो भी चीज़ें हैं, और NNP मतलब N की मतलब नेट मतलब हो गया रियल, ठीक है? जैसे तौलाया जाता है ट्रक के सहित वो जो ग्रॉस है, मतलब जैसे तैसे जो भी है। लेकिन उसके बाद दुकानदार जब उसके घर, जब तुम उसके दुकान में जब उसको दोगे तो दुकान वाला थोड़ा सा हिसाब लगा लेगा, भैया मेरा इतना घोटाला हुआ है तो उस घोटाले को मैं अपना कम करके अपना प्रॉफिट किस तरीके से मैनेज करना है, वो नेट हुआ। ठीक है जी, यहाँ तक हमने कल कवर किया था, है कि नहीं? yes, अब 2 चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। मूल्य के बारे में आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखना। मूल्य जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। मूल्य जो है 2 प्रकार के होता है। एक होता है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस या इसी को बोलते हैं हम बाजार मूल्य, बाजार मूल्य, या इसी को आप बोल सकते हैं अंतिम मूल्य। बाजार मूल्य या इसी क्या बोल सकते हैं? अंतिम मूल्य। और एक जो होता है वो क्या होता है? वो होता है कॉस्ट फैक्टर। कॉस्ट फैक्टर लागत, क्या लिख सकते हैं? लागत मूल्य बोल सकते हो, या लागत और कुछ एक वर्ड, लागत क्या लिख सकते हैं आप? मूल्य ही लिख लो। अब क्या चीज़ें हैं दोनों? तो जो हम मूल्य देख रहे थे, मैंने बोला मूल्य 2 प्रकार के, पहला मार्केट और दूसरा कास्ट फैक्टर। अब ये होती क्या है वो चीज़ देखो आप। आप मान लेते हैं जाओगे बढ़िया से होटल में, ठीक है, और वहाँ मान लेते हैं एक पिज़्ज़ा आप लेते हो, वो एक पिज़्ज़ा का जो रेट है मान लेते हैं 130 रुपीज़। कितना है? 130। आप 2 ऑर्डर किए, कितना? 130। और जब बिल पे करने जाओगे तब वो जो बिल होगा वो बिल 260 रुपये का नहीं होगा, वो जो बिल होगा वो 260 से ज़्यादा ही होगा। लगभग आप 287 मान लो, 297 मान लो, 266 मान लो, जितना भी, वो डिपेंड करता है कि उसमें कितना एक्स्ट्रा GST लगा। तो जो तुम बिल पे करोगे वो तुम 260 रुपये बिल पे नहीं करोगे। कभी आप जब होटल जाते हो तो होटल में जो बिल देती है वो 260 रुपये का बिल नहीं रहेगा। हाँ, ठेला ठपरी यहाँ खाओगे तो भैया 10 रुपया प्लेट भैया तो तुम 20 ही दोगे। लेकिन जब आप ऐसे होटल में जाओगे जहाँ पे बिल दिया जाता है वहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा लगता है। मैं उसको गिन नहीं रहा हूँ जो आप बाहर जो है गार्ड को टिप देते हो, उसको भी नहीं गिन रहा हूँ। ये GST का है। जब बिलिंग दिया जाता है ना तो 130 260 रुपये का जो ये बना उसके एक्स्ट्रा आपका लगभग आपका जो भी रुपए उनका GST लगता हो तो वो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मान लो 287 है तो ये आपका जो अंतिम मूल्य है वही अंतिम मूल्य है। ये बाजार मूल्य ये है, ये नहीं, ये अंतिम मूल्य है। लेकिन अगर आप मान लेते हैं अगर आप घर में बनाना चाहते हो, घर में आप बनाना चाहते हो तो अगर आप मान लो खीर बनाना चाहते हो तो खीर बनाओगे तो आप बढ़िया क्या लेने वाले हो? चावल लोगे, दूध लोगे, मेवा लोगे, चीनी लोगे, इन सभी चीज़ें लोगे और पूरा खर्चा आएगा 200 रुपये।
और ये जो खर्चा आएगा 200 रुपये, वो आपका जो है ओरिजिनल आप देखेंगे वो क्या है, उसका मूल्य है, मतलब लागत मूल्य है। और यही आपके लिए, वो लागत मूल्य के होने के साथ साथ यही आपके लिए, क्योंकि आप ना बेच रहे हो ना कुछ कर रहे हो। और ऐसा भी नहीं है कि आपका जो होटल से जो बना हुआ खीर है उससे आपकी टेस्ट में कमी आई है, नहीं, आपका भी टेस्ट बढ़िया है, लेकिन वो जो लगाते हैं वो आपका एक्स्ट्रा लगाएगा, चाहे जीएसटी के कारण हो चाहे और कोई अलग कारणों से हो। तो वो जो है वो क्या है, बाजार मूल्य है। और आपने जो किया वो क्या है, लागत मूल्य। लागत मूल्य मतलब इन लोगों का भी वो लागत मूल्य है, बट वो लागत मूल्य में नहीं बेचने वाले। भाई लागत मूल्य में बेच देंगे तो कैसे करेंगे वो लोग? भैया वो लोग पिज़्ज़ा बनाने में अगर मान लो 250 रुपये आया होगा तो 250 में थोड़ा बेच देंगे। तो लागत मूल्य और बाजार मूल्य, अंतर दोनों में समझ में आ गया। जो एक्चुअल में जो बनाने में जो खर्च आई हुई है वो क्या है, लागत मूल्य, कॉस्ट फैक्टर। लेकिन जब अंतिम रूप से जब किसी चीज़ को बेचा जाता है अंतिम रूप से मार्केट प्राइस में, वो क्या कहलाएगा, बाजार मूल्य, अंतिम मूल्य, मार्केट प्राइस। इतना क्लियर हुआ? अब देखना, ये जो बाजार मूल्य अंतिम मूल्य में जो चेंजेस आया, वो जो चेंजेस आती है वो कुछ कारणों से आती है। या तो टैक्स के कारण आती है और या तो सब्सिडी के कारण आती है। ध्यान से सुनना, या तो टैक्स के कारण आती है या तो सब्सिडी के कारण आती है। दोनों वर्ड आपने बहुत बार सुना है। टैक्स लगाने से जो वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है और सब्सिडी लगाने से वस्तु के मूल्य में कमी आती है। ध्यान रखना इस बात को। टैक्स जब भी किसी चीज़ में लगाया जाता है मतलब उस वस्तु के रेट में हमेशा वृद्धि होगा। और जब सब्सिडी लगाई जाती है, आप जानते हो, कहीं आप कुछ नहीं तो आप चावल सिस्टम ही देख लो हमारे यहाँ का, उसकी आप जानते हो उसका रेट जो है बहुत ज़्यादा है एक्चुअल में, बट उसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसमें सब्सिडी दे रही है। तो सब्सिडी दे रही है मतलब उसको गवर्नमेंट जो है वो कम कर रही है, तो वो सब्सिडी है। बातें गैस की भी आती है जो आप करवाते हैं सिलेंडर गैस वाला, तो वो चीज़ों में भी सब्सिडी होती है। तो अब हम बात करेंगे, जैसे तो जो बाजार मूल्य हो गया, जोर से बोलिए, गैस से क्या? अरे भाई गैस में सब्सिडी, इसमें सब्सिडी और अन्य चीज़ सब्सिडी। देखो जो ऐसी चीज़ें हैं हमारे, ऐसी चीज़ें दिनचर्या की चीज़ें या जो हमारे आवश्यकतापूर्ण चीज़ें हैं जो गरीबों को मिलना चाहिए, अगर उनमें अगर सरकार नियंत्रण नहीं रखेगी तो वो बहुत महंगी बिकेगी। आप बात जब होती है यहाँ पे, आप जानते हो कि जब गरीबों के लिए जो चावल है, अगर मान लेते हैं वो अगर नियंत्रण से बाहर हो जाएगा सरकार के, तो सीधी सी बात है चावल 30 रुपये किलो बिकेगा। क्योंकि आज के रेट में चावल के मूल्य सामान्य का कितना है, कितना समर्थन मूल्य में आप खरीदते हैं धान? 2500 में खरीदते हैं ना। वो तो नॉर्मल धान का ही हो गया, मैं चावल की बात नहीं कर रहा हूँ, धान का ही हो गया। बाकी ट्रांसपोर्ट करके इधर उधर करके मान के चलिए 2500 रुपये क्विंटल, मतलब 25 रुपये किलो हुआ ना, और इधर उधर करके 30 तो पड़ ही जाता होगा, क्योंकि भैया ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा लगता है, तो 30 रुपये पड़ गया। अगर यहाँ से सरकार अगर नियंत्रण नहीं रखेगा इस चीज़ में, तो गरीब जो है, मान लो जिनके पास खेत नहीं है, मान लो चलो किसान की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ, मजदूर जो लोग के पास खेत नहीं है, वो तो मुश्किल हो जाएगा ना उन लोगों के लिए। इस कारण ऐसी चीज़ों के लिए सरकार इस पर नियंत्रण रखती है और वो सब्सिडी देती है। मतलब उसमें जो है वो पैसा कम करती है, इस कारण जो है यहाँ पे वो सब्सिडी देके उसको उचित मूल्य के रेट के हिसाब से फिर वो बांटती है। गैस में भी यही हाल है, गैस में भी ऐसे किया जाता है। अब वो अलग मैटर है कि आपके पास जो आया हुआ है वो एक्स्ट्रा जितना भी कुछ देते हैं उनको वो अलग रूप में वो जमा करता है, अलग करता है, वो उनका अलग मैटर है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा था कि ये दो चीज़ें आपको हो गया। अब बात कर रहे थे कि जो लास्ट मूल्य आया, क्या आया, अंतिम मूल्य आया, मतलब जो मार्केट प्राइस आया, वो मार्केट प्राइस में, उस मार्केट प्राइस में क्या क्या जुड़ा जाता है, कॉस्ट फैक्टर तो रहता ही है। जो लागत है वो तो रहना ही रहना है, रहेगा ना, जो लागत है वो तो रहेगा ही ना। समोसा अगर मान लेते हैं कि बनाने में 5 रुपया लगा, समोसा बनाने में 5 रुपया लगा, अगर उसमें टैक्स लगाया, अब टैक्स का मतलब आप उसको ये समझ लीजिए, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है वो वाला, तो 5 रुपये से बढ़ा के वो कितना हो गया भैया,
या मैं लागत उसमें मान लो समोसा का मैं लागत मान के चलिए, इसमें समोसा का लागत मैं ले लेता हूँ 8 रुपये, टैक्स लगाया 3 रुपये, टैक्स कितना लगाया 3 रुपये, मूल्य कितना हो गया 11 रुपये। लग रहा है गवर्नमेंट को अरे 11 रुपये ज़्यादा हो गया, तो चलिए उसमें हम क्या दे देते हैं, सब्सिडी दे देते हैं। तो जब सब्सिडी देंगे तो फिर 1 रुपये का सब्सिडी दे दिए, अब बाज़ार में वो कितना मिलने वाला है 10 रुपये मिलने वाला है। तो ये जो है वो मार्केट प्राइस हो गया। तो मार्केट प्राइस बराबर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा कास्ट फैक्टर प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी। ये बात समझ में आया कि नहीं आया कि भैया तुमको जो मार्केट प्राइस है वो तुम्हारे लागत मूल्य में तो मिलेगा, साथ में उसमें टैक्स भी इंक्लूड होगा, और अगर गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी देती है तो उसको माइनस करना पड़ेगा। उल्टा अगर आप करोगे, उल्टा जब आप करोगे तो यहाँ से आप ये भी बोल सकते हो कि कास्ट फैक्टर बराबर, अरे उधर उधर मत देखो, वो अपना काम कर रहे हैं, आप इतना करो। कास्ट फैक्टर बराबर आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, मार्केट प्राइस, ये प्लस टैक्स है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस टैक्स, और यहाँ पे माइनस सब्सिडी है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस सब्सिडी। ऐसे में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इससे बनते हैं। इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, तो इसको आप समझ जाइएगा। प्रश्न पूछेगा, अगर मान लेते हैं वस्तु का अंतिम मूल्य या बाजार में उनकी कीमत 120 रुपये है, चलिए बना के दिखाइए मेरे को। अगर प्रश्न बोलेगा कि अगर मार्केट वैल्यू या मार्केट में जो प्राइस है वो 120 रुपये है, और अगर वो सरकार टैक्स जो है वो 3 रुपये लगाता है, और सरकार उसमें जो है सब्सिडी जो देती है वो देती है 5 रुपये, तो बताइए उनका लागत मूल्य कितना था। ये प्रश्न आपको दिया गया है। मान लो प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए, बाजार मूल्य या अंतिम मूल्य 120 रुपये में मिलता है, और अगर टैक्स जो है गवर्नमेंट वो 3 रुपये उस पर लगाती है, सब्सिडी जो है वो 5 रुपया दे रही है, तो बताइए उनका लागत मूल्य कितना होगा। देखो वो इसमें वो कोई वाली बात नहीं है, वो डिपेंड करता है कि सब टैक्स सीधी बात है कम ही रहेगा, सब्सिडी ज़्यादा लगाता है, वो सामान के ऊपर डिपेंड करता है। लो ना, इतना समय क्यों लगा रहे हैं, अरे मानी तो रखना है, बस आपको CF निकालना है। ये दिया हुआ 120 माइनस 3 प्लस 5, ये क्या हुआ 17 प्लस 5 क्या हो गया, तो ये गलत हो गया सही हो गया, गलत हुआ कि सही हुआ, यहाँ पे बताइए क्या होगा 122 हो गया, तो सही हुआ ना। ये लागत 122 रुपये है, लागत 122 रुपये है, सब्सिडी उन्होंने ज़्यादा दे दिया, कम में दे दिया। चावल को उदाहरण दिया ना जी, लागत ज़्यादा आ रहा है ना, अरे लागत ज़्यादा आ रहा है 30 रुपये के लगभग आ रहा है, लेकिन बेचा तो कम में आ रहा है, तो ऐसे भी तो हो सकता है, गवर्नमेंट के नियंत्रण में है, तो ये है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे, मिटा दे रहा हूँ इसको, अब हम बात करेंगे कि हमने जो NNP पढ़े थे, जो हमने NNP पढ़े थे, NNP बराबर हमने क्या पढ़ा था, शुद्ध राष्ट्रीय आय बराबर क्या पढ़े थे, तो शुद्ध राष्ट्रीय आय बराबर क्या पढ़े थे, GNP माइनस मूल्यह्रास पढ़े थे इसको, GNP बराबर मूल्यह्रास। और आपको मैं बता देता हूँ, इस NNP की जो गणना की जाती है, इस NNP की जो गणना की जाती है, अगर वो कास्ट फैक्टर पर निर्भर अगर की गई, कास्ट फैक्टर पर जो NNP की जो गणना की गई, इसी को बोला जाता है राष्ट्रीय आय, इसी को बोला जाता है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। NNP शुद्ध राष्ट्रीय आय की गणना अगर हम कास्ट फैक्टर लागत मूल्य पर करें, मतलब ना कोई टैक्स को इसमें इंक्लूड करें, ना कोई सब्सिडी को इंक्लूड करें, जो है उसी को लें, ओरिजिनल तो यही है ना, ओरिजिनल यही है ना, उसको अगर हम काउंट करें तो उसको कहते हैं राष्ट्रीय आय। तो ये एक चीज़ को ध्यान में रखना।
ठीक है। अब इसी जो चीज़ें हमने अभी तक पढ़ा उसको थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम में बना के देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं ये चीज़। इसको थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम में बना के देखते हैं कि क्या है ये चीज़, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। लास्ट टाइम हमने जो है जीडीपी भी पढ़े थे, याद करिए, सुनिए ज़रा। मैंने आपको बताया था जीडीपी, फिर आपको मैंने बताया था क्या, एनएनपी, जीएनपी बताया था। जीएनपी के बाद से उसको एनएनपी लाने के लिए क्या करना पड़ा था, एनएनपी लाने के लिए क्या करना पड़ा था दोस्तों, जीएनपी में से मूल्यह्रास को हटा दिए थे, याद करिए, मूल्यह्रास को हटा दिए थे एनएनपी लाने के लिए। नेट लाने के लिए ग्रॉस में से मूल्यह्रास को हटा दिए थे, तब आया था एनएनपी। अरे ये समझ पा रहे हो ना, अंतर तो समझ पा रहे हो ना जीडीपी और जीएनपी में। अब हम बात करते हैं जीएन, है ना। अगर हम बात करें थे, लास्ट टाइम हमने जीडीपी पढ़े थे, अगर हम एनडीपी की बात करें, जीडीपी पढ़े थे शुरुआत में, ग्रॉस हो गया वो। अगर नेट की बात करेंगे तो सेम वही हो जाएगा, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। ये भी आप देखेंगे एनएनपी जो है वो भी हो गया जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। समझ आया। ये सभी चीज़ें आपको जो नोट्स मिलेगी उसमें अवेलेबल रहेगा, बढ़िया आराम से बिल्कुल पढ़िया, और उसके बाद फिर आपका टेस्ट भी होगा, ठीक है। तो फिर आपको ज़्यादा फिर समझ में आ जाएगा। और वो जो चीज़ें मैंने कुछ चीज़ें आपको साइड में जो बताया, बाजार मूल्य हो गया, और आपको और क्या बताया था, कॉस्ट फैक्टर, लागत मूल्य बताया था, वो सभी चीज़ें थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है जी। चलिए, ये है क्या, जीडीपी। जीडीपी से अगर मेरे को एनएनपी लाना है, जीडीपी से मान लेते हैं मेरे को एनडीपी लाना है, जीडी से अगर एनडीपी लाना है, क्या करना पड़ा, बताओ क्या करना पड़ेगा। जीडीपी से एनडीपी लाना है तो क्या करना पड़ेगा, बड़ा दिक्कत है यार आप लोगों में। मैं प्रश्न बोल रहा हूँ, मेरे पास जीडीपी है तो एनडीपी लाना है तो क्या करना पड़ेगा, मूल्यह्रास को जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, जोड़ना कि घटाना। अरे सुनिए ना, एनडीपी लाना है, एनडीपी मतलब नेट लाना है, और ये जीडीपी है, जीडीपी हमेशा ज़्यादा होता है। एनडीपी लाओगे तो क्या करना पड़ेगा, मूल्यह्रास को, मूल्यह्रास को यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, मूल्यह्रास को घटाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एनडीपी से जीडीपी लाना चाहते हो तो मूल्यह्रास को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताओ, हो रहा है ना। जीडीपी से अगर आप लाना चाहते हो जीएनपी, जीडीपी से अगर आप लाना चाहते हो जीएनपी, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमको क्या लाना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, या इसी को मैंने वर्ड बोला था एक एनपीएफआई, याद है, कल भी हमने इसको किया था और आज आते ही हमने इसको किया था, ठीक है। उल्टा अगर आप बात करेगा, जीएनपी दिया हुआ है, जीडीपी लाओ, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। ये तो बात हुआ किसका, जीएनपी का। जीएनपी से अगर आपको बोला जाएगा एनएनपी बनाओ तो क्या करना पड़ेगा,
जीएनपी से एनएनपी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बताओ ना जी, बताओ ना, बताओ। मैं इधर मत देखो, इसको देख के बताओ, इसको देख के बताओ ना। जीएनपी से एनएनपी लाना है, ये ग्रॉस है, ये नेट है। ग्रॉस से नेट लाना है, मतलब मूल्यह्रास को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और अगर मान लेंगे एनएनपी से जीएनपी लाओगे तब क्या करना पड़ेगा? मूल्यह्रास जोड़ना पड़ेगा। समझ आ रहे कि नहीं आ रहे? पहले बताओ, आ रहा है ना? और इसी एनएनपी से या इसी एनएनपी में एनएनपी को हम ले लेंगे कॉस्ट फैक्टर के आधार पर, तो इसी को बोला जाता है क्या? नेशनल इनकम, मतलब राष्ट्रीय आय। क्या बोला जाएगा? राष्ट्रीय आय। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरी चीज़ें एक ब्लैक डायग्राम में आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया? कुछ ज़्यादा और समझ में तब आएगा जब मैं नोट्स दूंगा उसको आप पढ़ोगे और थोड़ा टेस्ट दिलाओगे, तो फिर आपको ज़्यादा और समझ में आने वाला है। ठीक है ना यहाँ तक? चलिए अब आगे कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। मिटा दें इसके, बना रहे हो तो जल्दी करिए। मिटा रहा हूँ मैं। चलें, अगला हमारा जो टॉपिक है इसी में वो हम लिख लेते हैं प्रति व्यक्ति आय। देखिए, प्रति व्यक्ति आय आपको समझना है, उसका सबसे सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपके पास 200 सेब हैं या 20 सेब हैं, सेवफल है कितने? 20। आपके पास आदमी है कितने? 10। कितने हैं? 10। बताइए सबको कितना कितना मिलेगा? 2-2 मिलेगा। मिलेगा मिलेगा मिलेगा। तो कैसे पता चला? 20/10, 10 से कम 10, 10 दूनी 20। सबको कितना मिलने वाले हैं? 2-2। तो यही कहलाता है। प्रति व्यक्ति सेब कितना होगा? 2-2। तो यही तो है, प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होगा? राष्ट्रीय आय। क्या होगा? राष्ट्रीय आय। मतलब जितना हमारे यहाँ राष्ट्रीय आय है वो अपॉन हमारे देश में जितनी क्या है? जनसंख्या। तो कुल जनसंख्या, तो यही है वो होता है राष्ट्रीय आय। ठीक है। अब जो राष्ट्रीय आय मापते हैं उसको मापने के 2 आधार हैं। जो राष्ट्रीय आय मापा जाता है उसके 2 आधार है। पहला आधार है चालू वित्तीय वर्ष या चालू वर्ष। अब चालू वित्तीय वर्ष में चालू मतलब क्या होता है? बहुत चालू है रे वो वाला नहीं। चालू वित्तीय वर्ष का मतलब होती है करेंट ईयर, जो वर्तमान में जो है क्या हो रहा है? चल रहा है, उसको बोलते हैं करेंट ईयर। और एक होता है आधार वर्ष। एक होता है आधार वर्ष, आधार वर्ष, या इसी को बोलते हैं स्थायी वर्ष या स्थिर वर्ष। इसको बोल देंगे बेस ईयर। इसके आधार पर जो है वो राष्ट्रीय आय का मापन होता है। अब आपके मन में आएगा ऐसा क्यों ज़रूरत पड़ी है? आपके मन में आएगा कि ऐसा ज़रूरत क्यों पड़ी है, तो उसके ध्यान से सुनना। और इससे रिलेटेड प्रश्न आता है। एक रिलेटेड प्रश्न ये आता है कि राष्ट्रीय आय का जो गणना किया जाता है किस आधार पर किया गया? 2 किया जाता है। एक चालू वर्ष, चालू वर्ष मतलब करेंट ईयर में जो हिसाब से चल रहा है वो चलेगा राष्ट्रीय आय, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न इसमें से आता है कि भैया आधार वर्ष को मान के चलते हैं तो कौन सा वर्ष को आधार मानते हैं? ये प्रश्न कईयों बार आया हुआ है कि राष्ट्रीय आय की गणना
किस वर्ष को आधार मानकर किया जाता है, तो ध्यान रखना, नोट कर लेना, IMP लगा लेना, सन 2011-12। सन 2011-12 को आधार मान के ही इसकी गणना किया जाता है। मैं टेंशन मतलब मैं इसको समझाऊंगा। और अब कैसे, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मान लेते हैं कि मेरे पास एक चौक है, ये मैं चौक से लिख रहा हूँ। चौक का डिब्बा जो है सन 2007 में वो मिलता था कितने रुपए में? मान लेते हैं ये जो चौक का डिब्बा सन 2007 में 20 रुपये मिलता था। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो वाला चौक। सन 2010 में ये मिलने लग गया किसमें? 25 रुपये। सन 2000 मान लेते हैं 12 में ये मिलने लग गया 28 रुपये में। सन 2015 में ये मिलने लग गया 30 रुपये में। सन 2018 में ये मिलने लग गया 35 रुपये में। और सन 2020 में ये मिलने लग गया 50 रुपये में। ठीक है। अभी मान लो एक चौक बनाने वाली कंपनी अगर 100 डिब्बा चौक बनाता है, 100 डिब्बा चाक बनाता है और एक डिब्बे की कीमत वर्तमान में कितना है? 50 है। तो बताइए उनका आय कितना हो जाएगा? 50 गुना 100। मैं उदाहरण बना रहा हूँ ना, ये मत बोलना सर कौन सी कंपनी 100 डिब्बा बनाता है करके, उदाहरण है। कितना रुपया हो गया? 5000। उनका चालू वित्तीय वर्ष के आधार पर कितना हो गया? 5000। मेरे ख्याल से चालू में कोई दिक्कत ही नहीं है, वर्तमान जो चल रहा है उसी के आधार पर है। लेकिन आधार क्यों करना पड़ा उसको सुनिए ज़रा। आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगर आप बिजनेस वाले लोग हो गए या बिजनेस से रिलेटेड हो गए या थोड़ा समझते हो गए, जो कोई बिजनेस है आज से 5 साल पहले उनके पास 5 ग्राहक आते थे, 5 ग्राहक आते थे और वो 5 ग्राहक जो है वो 100 रुपये का सामान लेता था, तो उनकी जो आय होती थी प्रतिदिन वो 500 होती थी। हो गया। पहले जो ग्राहक आते थे 5 ग्राहक, एक दिन में 5 ग्राहक 100 रुपये का सामान लेते थे एक एक जने, तो 500 रुपये की कमाई होती थी। लेकिन आज के डेट में 5 ग्राहक आते हैं, ग्राहक बढ़े नहीं, 5 ग्राहक आते हैं और हर रेट का मूल्य 400 रुपये हो गया। उनका जो आय होता है वो 2000 होता है। तो क्या आप बोल सकते हो क्या उसकी धंधा, उनकी ग्राहकी, उनका बिजनेस बढ़ा क्या? उनका देख के आपको लगेगा कि वो बढ़ते में हैं। जी नहीं, क्योंकि महंगाई अब इतना बढ़ गया है कि महंगाई बढ़ने के कारण वस्तुओं का मूल्य बढ़ा हुआ है, इस कारण अब उनके पास पैसे का कलेक्शन ज़्यादा हो रहा है। अरे भाई पहले जो चीज़ 100 रुपये मिलता था अब वो 400 रुपये मिल रहा है, उनका धंधा नहीं बढ़ा है, उनका मार्केट, उनकी बिजनेस नहीं बढ़ा हुआ है। 5 ग्राहक पहले भी आते थे, 5 ग्राहक अभी भी आते हैं। उनका प्रति जो सामान रहता है उसका रेट बढ़ गया। समझ रहे हो कि नहीं इस बात को? होता है ना ऐसे, पहले कोई व्यक्ति अगर मान लो 10,000 रुपये अगर किसी के आते रहे होंगे बिजनेस में, आज के डेट में सीधी सी बात है ज़्यादा आते हैं, क्योंकि रेट बढ़ गया सब सामान का। तो ग्राहक जो बिजनेसमैन है उनके पास भी पैसा जब लास्ट में इकट्ठा करता होगा तो सीधी सी बात है ज़्यादा होता है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि उनका ग्राहक ही बढ़ा है। तो ये वर्ष तो हो गया चालू वित्तीय वर्ष, लेकिन आधार वर्ष इस कारण रखा गया है कि आप जो है तुलना करो और उससे तुलना करके आपको अपने धंधे का अंदाज़ा लगा सको कि तुम बढ़ते में नहीं हो भैया। चालू करने से ये समझ में आता है कि वर्तमान का, तो तुम इसे हम हवा में नहीं उड़ सकते। मैंने कोचिंग स्टार्ट किया 2015 में, तो 2015 को बेस बना के या 2016 को बेस बना के मेरे को तुलना करना है। तो ये आधार वर्ष 2011-12 है कि यहाँ से अब आपको तुलना करना है। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये जो चीज़ है, ये दोनों चीज़ है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसमें कि किस आधार वर्ष या कब के आधार वर्ष मनाया गया, वो सन 2011-12। ठीक है। लास्ट चीज़ें देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आय के जो गणना किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो चीज़ें देख लेते हैं, फिर कंप्लीट हो जाता है ये चीज़। होता है चेंज, होता है।
वो चेंज होता है, जब भी ज़रूरत पड़ती है में चेंज होता है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे चेंज होता है, अभी और चेंज बताऊंगा कि ये कब हुआ था चेंज और कैसे हुआ था। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय की गणना, चलिए सभी के सभी लोग कभी ना कभी इतिहास पढ़े हैं, तो आप मेरे को ये बता दीजिए कि सबसे पहले भारत के राष्ट्रीय आय या आप बोल सकते हैं प्रति व्यक्ति आय किसने नापी थी, किसने मापी थी? तो राष्ट्रीय आय की सर्वप्रथम जो गणना जो किया हुआ था वो सबसे पहले जो किया था सन 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने जो है ये इन्होंने जो है सबसे पहले भारत की प्रति व्यक्ति आय नापी थी, और वो जो नापी थी वो बोले थे 20 रुपये प्रति वर्ष, 20 रुपये प्रति वर्ष उन्होंने नापी थी। और उन्होंने इस बात को उल्लेख अपनी किस पुस्तक में किया था? द पॉवर्टी, बोलो पुअर्टी, द पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, या ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश रूल। ये प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि सबसे पहले जो है भारत के प्रति व्यक्ति आय का जो मापन है वो किसने किया था? तो किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। कितने रुपए में किया था? 20 रुपये। ठीक है, ये तो बात उन्होंने दादा भाई नौरोजी ने नापा था, लेकिन वैज्ञानिक आधार पर अगर हम बात करेंगे तो कोई दूसरा व्यक्ति किया है। एक और व्यक्ति जो है नापा था अंग्रेज ने, वो भी आप लिख लो, सन 1911-12 में किडले सिराज, इन्होंने भारत का प्रति व्यक्ति आय जो नापा था वो 49 रुपये मापा था। भारत का जो प्रति व्यक्ति आय है किडले सिराज ने वो 49 रुपये मापा था। वैज्ञानिक आधार पर अगर हम बात करेंगे, वैज्ञानिक आधार पर किसने जो है सबसे पहले इस तरीके से भारत का जो है राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय मापा था, तो वो नापा था सन 1931-32 में VKRV राव द्वारा। सन 1931-32 में VKRV राव द्वारा ये इन्होंने जो है सबसे पहले वैज्ञानिक आधार पर जो है इन्होंने नापा था सन 1931-32 में। अगर हम आधुनिक की बात करेंगे, वर्तमान की बात करेंगे, ठीक है जल्दी करिए, अगर हम आधुनिकता की बात करेंगे तो सन 1949 में, अगस्त 1949 में, अगस्त 1949 की बात कर रहे हैं हम, तो अगस्त 1949 में राष्ट्रीय आय समिति की गठन हुई थी। अगस्त 1949 में राष्ट्रीय आय समिति की गठन हुई थी, राष्ट्रीय आय समिति की गठन हुई थी। और ये जो समिति गठन हुई थी राष्ट्रीय आय समिति की, ये जो राष्ट्रीय आय समिति की जो गठन हुई थी वो हुई थी PC महालनोबिस, इनकी अध्यक्षता में ये गठन हुई थी PC महालनोबिस की। ये PC महालनोबिस जब आप योजना आयोग पढ़ोगे तब इसको मैं और डिटेल से बताऊंगा। PC महालनोबिस ने, तो इसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय आयोग की गठित। अब प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान में, ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि वर्तमान में राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो कौन करता है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय आय की जो गणना किया जाता है वो किया जाता है, वर्तमान में जो राष्ट्रीय आय की गणना वो किया जाता है CSO द्वारा। इसके द्वारा CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जो है इसका गठन, इसका जो है क्या किया जाता है, हमारे राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है। ये जो बात समझ में आना, लिख लिए नहीं तो फिर सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन है ना, या ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ये जो है वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय आय की जो है वो गणना क्या करती है। अब ये जो राष्ट्रीय आय है इनका मुख्यालय कहाँ है? तो इनका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो है नई दिल्ली में। इनका जो हेडक्वार्टर है
वो कहाँ है? राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन का जो हेडक्वार्टर है वो क्या है? नई दिल्ली में। और इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था अगर हम बात करेंगे वो हुआ था 1951 में, मई 1951 में। मई 1951 में इसका गठन हुआ था। मई 1951 में इस चीज़ का गठन हुआ था। ठीक है। आधार वर्ष जो है, सुनिए जरा, आधार वर्ष जो है, मैंने क्या बोला, इसका आधार वर्ष क्या है? इनका आधार वर्ष क्या है? 2011-12। आधार वर्ष क्या है राष्ट्रीय आय के मापन का? 2011-12। ये क्या है? आधार वर्ष। ये जो 2011-12 आधार वर्ष जो है वो कब से किया गया? ध्यान से सुनना मनीष। ये जो आधार वर्ष जो किया गया वो 2015 से इसको मापा गया। इसके पहले जो आधार वर्ष मापा जाता था वो सन 2004-05 से मापा जाता था। तो जो आपने पूछा ना, वो जो बेस जो यहाँ से लेते हैं उसको चेंज होता है कि नहीं होता है? वो चेंज होता है। पहले जो है आधार वर्ष जो मापा जाता था वो 2004-05 से मापा जाता था। अब उसको जो है कहाँ से मापा है? 2015 के बाद से आधार वर्ष किसको मान के चल रहे हैं? अब 2011-12 इसको आधार मान के अब चलते हैं। ठीक है? अरे ठीक है। ये जो CSO मैंने जो लिखाया है उसका नया नाम, नया संगठन वो हो गया है NSO। सेंट्रल जो है उसके जगह हो गया राष्ट्रीय। तो आप लिख सकते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये था आज का हमारा सेकंड क्लास। कल आएंगे और लगभग उम्मीद करेंगे कि कल में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो कल हमारा ये राष्ट्रीय आय का पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा 3 वीडियो में। ठीक है, चलो।